विवेक देशपांडे सर, आखिर ये जो स्पंज करने की बात हो रही है कि ये शब्द हटा दो, वो शब्द हटा दो, बतौर एलओपी पहले भाषण में से अधिकांश हिस्सा राहुल गांधी का निकाल दिया गया। क्या फायदा होता है इस स्पंज करने का? क्यों जरूरत पड़ रही है स्पंज करने की? क्या स्पंज करने से चीजें बदल जाएंगी? लोगों तक जो बात पहुंच चुकी है, जो उनको समझना था, जो अर्थ निकालना था, वो सारी चीजें बदल जाएंगी स्पंज करने से? जी, एक्चुअली मुझे ये पूरे एक्सपंज करने का जो एक्सरसाइज है उसका लॉजिक कभी भी समझ में नहीं आता है। अगर कोई गाली गलौज हुआ है वो एक्सपंज करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन टीका टिप्पणी या फिर कहीं अगर व्यंग कसा जाए तो उसको एक्सपंज करने का क्या अर्थ है? राहुल गांधी ने कल जो पूरा भाषण दिया उसमें कहीं भी किसी भी तरह का एक अनपार्लियामेंट्री जिसको कहते हैं कोई शब्द नहीं था। अगर अनपार्लियामेंट्री नहीं है तो फिर उसका एक्सपंज करने का क्या अर्थ है? जो भी उन्होंने कहा, मतलब जब उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया तो उन्होंने एक तरह से व्यंग भी कसा कि भाई जब बिरला जी कह रहे थे कि आप उनका नाम नहीं ले सकते, जो जिनको आप डिफेंड जिनको जो अपना सभागृह में नहीं है, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, उनका नाम नहीं ले सकते। फिर इस लिहाज से तो हम दाऊद इब्राहिम का भी नाम नहीं ले सकते। दाऊद इब्राहिम का नाम क्यों ले पार्लियामेंट में? अगर कोई बात, अच्छा कोई कहेगा कि आप दाऊद इब्राहिम की तुलना अदानी अंबानी से कैसे करें, तो मैं कह रहा हूं कि भाई किसी का मेरी तुलना उनके कार्यकलाप से नहीं है। मेरी तुलना ये है कि अगर अदानी अंबानी के बारे में कुछ आरोप है तो उनकी चर्चा होनी चाहिए। किसी के भी बारे में कोई भी व्यक्ति है जिसके बारे में आरोप है और जिनके व्यवहार में कोई संदेहास्पद बात हो, उसकी चर्चा न करे, पार्लियामेंट में न करे, तो कहाँ करे? फिर उनका नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मुझे इस बात का लॉजिक कभी भी समझ में नहीं आया। कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम, बाहर के हजारों लोगों के नाम लिए जाते हैं पार्लियामेंट में, वो कहाँ अपने आप वो डिफेंड करने के लिए? ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात हो गई। डिफेंड करने के लिए हर कोई पार्लियामेंट में जिसका भी नाम लिया जाता है, तो क्या वो हर कोई पार्लियामेंट में उपलब्ध होता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए? ये क्या लॉजिक है? और दूसरा जो इलॉजिकल बात मुझे लगती है कि जब आप आपने एक्सपंज कर दिया, चलिए ठीक है, आपने अपने अधिकार का वापर किया, वो वापर उचित है या नहीं है ये अपने आप में अलग डिबेट है, लेकिन आपने वापर किया और एक्सपंज कर दिया। पिछली बार भी राहुल गांधी के भाषण को लगभग मतलब पूरी तरह से खारिज ही कर दिया था, एक्सपंज कर दिया था। तो उन्हीं मुद्दों पर, जिन मुद्दों को आपने एक्सपंज कर दिया, वो रिकॉर्ड पर तो नहीं रहे। फिर उन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री जब जवाब देते हैं तो उसका लॉजिक क्या है? भाई वो मुद्दे तो है नहीं रिकॉर्ड पर, फिर उसका आप जवाब क्यों दे रहे हैं? उनको जवाब देने का पूरा मौका मिलता है, लेकिन जिसने उन मुद्दों को रखा है उसके मुद्दे आप रिकॉर्ड से निकाल लेते हैं। जिन मुद्दों को रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है, उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री या किसी का भी जवाब वो रिकॉर्ड पर कैसे रह सकता है? ये क्या इलॉजिक है? ये मुझे कभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये इस तरह से मुझे लगता है एक्सपंज करने के पीछे एक ही उद्देश्य है। कल राहुल गांधी काफी अच्छा उनका सदा हुआ भाषण हुआ। एक 40 मिनट उन्होंने भाषण किया और वो उनके भाषण में जो एक लगातार हमको सुधार दिख रहा है, मतलब आप 4-5 साल पहले के उनके भाषण पार्लियामेंट के देख लीजिए और आज का भाषण देख लीजिए, उसमें जो सुधार है और लगातार वो उसमें तो अभी ह्यूमर भी आ गया है। मतलब एक वक्त था जब राहुल गांधी के पास ह्यूमर नहीं था, वो व्यंग नहीं कस पा रहे थे, मतलब उनकी वो प्रकृति ही वैसी नहीं थी, उनकी फितरत ही वैसी नहीं थी। तो अभी लेकिन वो बहुत लाइटली इस पूरे प्रकरण को लेकर उसमें व्यंग भी कस रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों के बारे में उल्लेख किया और कहा बेचारे पत्रकार, तो ओम बिरला जी कहने लगी कि आप उनको बेचारा नहीं कह सकते। उसके बाद जो उन्होंने कहा ठीक है, नॉट बेचारा पत्रकार, या इस तरह से कुछ उन्होंने कहा जो अपने आप में काफी मजेदार था। अब क्या है कि जिस पार्लियामेंट में सीरियस डिबेट हो ही नहीं सकता, उसमें आप क्या करेंगे? आपको तो व्यंग से ही काम चलाना पड़ेगा। तो वो व्यंग से काम चला रहे, लेकिन उन्होंने पूरा जो भाषण है उसमें केवल व्यंग किया ऐसा नहीं, उसमें उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जो सिर्फ कांग्रेस नहीं तो पूरे इंडिया अलायंस की भविष्य की जो दिशा है उसको एक तरह से फाइन ट्यून करने वाला, निर्धारित करने वाला भाषण मैं उसको मानता हूँ। पिछली बार जब उन्होंने भाषण किया था, उन्होंने शिव की प्रतिमा लाई थी और उसमें
वो थोड़ा सा शब्दों की योजना उनकी कई बार गलत हो जाती है। तो अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंसा करते हैं। ये कहा तो ये इन जनरल हिंदू समाज को लागू हो जाए इस तरह से उन्होंने कहा, जबकि उनको कहना तो भाजपा के बारे में था। अब शब्दों की योजना थोड़ी सी गलत हो गई तो टूट पड़े उन पर भाजपा वाले। और फिर तो ये भी हुआ कि मैंने तो इस तरह की वीडियो भी देखे, मंदिरों के सीढ़ी पर राहुल गांधी की तस्वीर है और उस पर पैर देकर लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये भी किया इन लोगों ने। इतनी इतनी इनकी सड़ी हुई सोच है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वो राहुल गांधी ने पिछली बार जो भाषण दिया उसमें उसको भी पूरी तरह से उन्होंने लगभग एक्सपेंज कर दिया था। अब की बार उन्होंने जो किया वो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा एक भाषण था, इसलिए कि उन्होंने दो मुद्दे लाए। एक तो हिंदू धर्म का जो इंटरप्रिटेशन है, ऐसा है कि पिछले 10 साल में धर्म को लेकर जो राजनीति हुई है उससे एक बहुत बड़ा तबका भारत के समाज का बीजेपी की तरफ झुक गया है और बीजेपी का जो हिंदू धर्म का इंटरप्रिटेशन है उसको मानने लगा है, उसको सच मानने लगा है। तो राहुल गांधी ने अब की बार कोशिश की कि उस इंटरप्रिटेशन का एक ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत करें कि ये नहीं, जो हिंदू धर्म जिस तरह से आप रख रहे हो हिंदू धर्म को समाज के सामने, हिंदू धर्म वैसा नहीं है। हिंदू धर्म अलग है। हिंदू धर्म हिंसा में विश्वास नहीं, अहिंसा में विश्वास करता है, असत्य में नहीं सत्य में विश्वास करता है। हिंदू धर्म उस तरह से है जिस तरह से गांधी ने उसको दुनिया के सामने रखा, ये वो कह रहे हैं। तो एक पर्यायी जो हिंदू धर्म का रूप है, हिंदू धर्म का इंटरप्रिटेशन है, वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हुआ ये था कि पिछले 50-60 साल में धर्म को राजनीति से दूर रखा गया, जो अच्छी बात थी। लेकिन अब जब धर्म सेंटर स्टेज पे आ गया पिछले 10 साल में, तो धर्म को सही रूप में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अभी उन लोगों पर आ गई है जो हिंदुत्व को नहीं मानते, हिंदुत्व को गलत मानते हैं। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आन पड़ी है और राहुल गांधी उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म का एक दूसरा रूप जो हजारों साल से इस देश में व्याप्त है, उस रूप को वो फिर से एक बार रिवाइव करने की कोशिश करे अपने भाषण में। और वो करते हुए उन्होंने फिर सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी लाया है। बजट के ऊपर तो बात की उन्होंने, बजट के मुद्दे भी उठाए, लेकिन मूलतः उन्होंने हिंदू धर्म का इंटरप्रिटेशन और हिंदू धर्म जिनके बदौलत बीजेपी अपने हिंदुत्व को चला रही है, वो जो सारे लोग हैं, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसीज, क्योंकि जो मूल हिंदुत्ववादी है वो तो 3-4% ही है जिन्होंने हिंदुत्व को लाया है, जिन्होंने हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया है, जो हिंदुत्व के कर्ता धर्ता है, वो तो सिर्फ 3-4% ही है। लेकिन जो 36% तक वो जो उनकी संख्या गई है, वो जो क्रिटिकल मास उनको प्राप्त हुआ है, वो जिन लोगों की वजह से प्राप्त हुआ है, उन लोगों को राहुल गांधी वापस अपने तरफ लाना चाहते हैं, इंडिया अलायंस की तरफ लाना चाहते हैं। और इसलिए सामाजिक न्याय का मुद्दा वो उठा रहे हैं कि जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को भूलकर एक ब्राह्मणिकल हिंदुत्व के तरफ झुके हैं, उनको वापस अपने तरफ लाने की जो एक कोशिश राहुल गांधी और इंडिया अलायंस और कांग्रेस पिछले कुछ 2-3 साल से कर रही है, उसी का एक एक्सटेंशन, उसी का एक रिफ्लेक्शन हमको राहुल गांधी के स्पीच में मिला। तो एक तरफ हिंदू धर्म का अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की लड़ाई, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को पूरक होने वाली बातें उन्होंने अपनी स्पीच से रखी। और ये जो है, ये बीजेपी के लिए डिफेंड करना, इसको अपोज करना, इसके खिलाफ कुछ भी कहना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये नीति जो है राहुल गांधी ने अपनाई है, वो एक बहुत अच्छी नीति है। खैर, बजट के मुद्दे तो उनकी चर्चा होती रहेगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण है एक पर्यायी विचार इस देश को देना, और जो लोग इस विचार से दूर गए हैं उनको वापस अपने तरफ लाकर हिंदुओं की एक हिंदुओं का एक तरह से पोलराइजेशन करना और उनको अपने तरफ लाना, ये जो रणनीति है, ये रणनीति का रिफ्लेक्शन हमको कल के उनके स्पीच में मिला। राम जी।